मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सेट क्या है, व्हाट इज़ सेट, और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं। उसमें हमने बताया था कि एक टेबुलर फॉर्म होता है और रोस्टर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म्स। ये सब बता दिए थे। फिर ये बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं। इस टाइप्स में फर्स्ट यहाँ पे है एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग वाइड सेट, जिसको हम लोग वाइड सेट और नल सेट भी कहते हैं। A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है। एम्प्टी सेट को हम लोग इसको सिंबॉलिक रूप से फाई लिखेंगे या कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। ये एम्प्टी सेट होगा। देखिएगा, कभी भी ऐसा गलती ना हो कि कर्ली ब्रैकेट लिख करके इसके अंदर हम फाई को लिखें। ठीक है, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, इसमें एक एलिमेंट हो जाएगा। सेट, एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली studying in both classes 10th and 11th। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि कोई स्टूडेंट क्लास 10th का भी स्टूडेंट हो और क्लास 11th का भी स्टूडेंट हो? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यह एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट या तो 10th में होगा या तो 11th में होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 10th में भी पढ़ता हो और 11th में भी पढ़ता हो। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी। ठीक है, वन लाइन में इसको क्लियर रखिए कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट, वाइड सेट और नल सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंबॉलिक रूप से फाई या कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी भी कर्ली ब्रैकेट में फाई नहीं लिख सकते हैं, या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट दे दें। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, इसमें एक एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब हुआ है यहाँ पे फाइनाइट सेट, a set which is empty or consist of a definite number of element। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनिट हो, ऐसे सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे कह दें कि अल्फ़ाबेट के वावेल, तो अल्फ़ाबेट के वावेल V इक्वल टू A I O U E। ठीक है, इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 5। तो ये काउंटेबल है। तो जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल हो, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ठीक है, अदरवाइज वो सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है ना। A set which is empty or consist of a definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite।
ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। बताइए 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? तो नंबर ऑफ डेज जो होता है 1 वीक में कितना होता है? 7 होता है। इसलिए डेज का जो सेट होगा वो कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। देन W इज फाइनाइट सेट। सेकंड एग्जांपल देखिए, लेट G be the set of points on a line, then G is a infinite set। किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? अब बताइए, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे समझें, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि मैंने लिख दिया इस तरह से कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, और फिर हमने x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो जो पॉइंट आपको मिला वो क्या मिला? x मिला 0, y मिला 5। ऐसे x के जगह पे आप डिफरेंट वैल्यू रखिए। x के प्लेस पे आपने इस तरह से 1 रख दिया, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 4। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या मिल गया? 1 4 मिल गया। ऐसे ही x के प्लेस पे आप -1 रख लो, तो -1 प्लस वाई इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 6। तो अनदर पॉइंट आपको क्या मिल गया? -1 6। ऐसे x के डिफरेंट वैल्यू यानी इनफाइनाइट वैल्यू आप जो मर्जी वो रख सकते हैं। x के इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो x की उस वैल्यू के लिए आपको y का दूसरा वैल्यू मिलता चला जाएगा। जब x और y के दोनों वैल्यू को आप मिला के एक पॉइंट बनाएंगे तो वो पॉइंट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और ये x प्लस वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट आपको मिल गए? इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है, let G be the set of points on a line, then G is infinite set। क्लियर? अभी तक हम क्या बताए आपको? एम्पटी सेट बताए, फाइनाइट सेट बताया और इनफाइनाइट सेट बताया। एम्पटी सेट जिसको नल सेट और वाइड सेट बोलते हैं, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कोई भी स्टूडेंट क्लास 10th का भी हो और 11th का हो, ऐसा नहीं हो सकता है, वो एम्पटी सेट है। फाइनाइट का मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल ना हो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? ठीक है, इक्वल सेट two sets A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equal to B. टू सेट को इक्वल सेट बोलेंगे यदि उनके एलिमेंट सेम हो, कॉमन एलिमेंट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो ऐसा नहीं कह रहे हैं, एलिमेंट ही सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू हमने लिख दिया ए बी सी, और बी इक्वल टू हमने लिख दिया सी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए स्मॉल ए इज बिलोंगिंग्स टू ए, स्मॉल बी इज बिलोंगिंग्स टू ए, स्मॉल सी इज बिलोंगिंग्स टू ए, यानी कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स is belonging to set A, and set B element C is belongs to set V,
A is belongs to set B, B is belongs to set B, यानी कि हम कह सकते हैं कि A B C ये 3 एलिमेंट्स सेट B में भी बिलोंग कर रहे हैं और यही सेम एलिमेंट सेट B में भी A में भी बिलोंग कर रहे हैं। A और B कैसा सेट हो गया? इक्वल सेट हो गया। देखिए स्टूडेंट, इसमें गलती होने का चांस ये रहता है कि यदि हम मान लो कि लिखते हैं यहाँ पे ये स्टूडेंट जैसे A इक्वल टू लिख दिया ABC और B इक्वल टू लिख दिया 1 2 3, तो इसके जो कार्डिनल नंबर है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितने हैं? 3, और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यदि इक्वल हो जाए तो आप इस सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल सेट उसी सेट को बोलेंगे जिसके एलिमेंट सेम हो, ठीक है। उसको ये नहीं ध्यान देना है कि ये यहाँ है फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सेट में जो एलिमेंट रहते हैं उनके आर्डर का कोई भी मायने मतलब नहीं होता है, उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होता, बस उस सेट में होना चाहिए। तो यदि दोनों सेट के एलिमेंट सेम होते हैं तो वो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। क्लियर? कोई डाउट? डाउट, यस। आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला यहाँ से। ये सेकंड एलिमेंट है हम लोगों का। आगे इसको बढ़ा लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल ये है आपका, लेट C इक्वल टू x सच दैट x -5 इक्वल टू 0, D इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25, thus C इक्वल टू यहाँ पे देखिए x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ये हो गया। यानी कि सेट C में एक एलिमेंट है 5, ठीक है। दूसरा सेट देखिए D इक्वल टू लिखा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू +-5, यानी x के जो एलिमेंट है एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सेट D में जो एलिमेंट है वो क्या है? -5 है और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेट क्या है? इक्वल है कि नहीं है? इसमें 5 है, 5 तो इसमें भी है, बट -5 जो D सेट में है वो सेट C में नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सेट C डज नॉट इक्वल टू सेट D। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? A set A is said to be a set A is said to be a subset of set B if every element, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, every element, yes, every element of A is also an element of B. It is denoted as A subset B.
कह रहा है कि कोई भी सेट ए ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं लिख दूं कि ए इक्वल टू ए बी सी, डी इक्वल टू लिख दिया जाए ए बी सी डी, ऐसे, तो ए का एलिमेंट डी में है, बी भी है और सी भी है, तो ए का ईच एलिमेंट सेट डी में बिलोंग कर रहा है, तो ए डी का क्या होगा? सबसेट होगा। ए डी का क्या होगा? सबसेट होगा। लिख रहा है कि ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also an element of B, it is denoted as a subset of B। अब देखिए A का each एलिमेंट D में बिलोंग कर रहा है, तो A सबसेट D कह दिया। अब मैं ये पूछूं कि क्या D का सभी एलिमेंट A में बिलोंग्स कर रहे हैं? तो देखिए D के एलिमेंट A B C मिले, बट D A में नहीं मिल रहा है, यानी D A का सबसेट नहीं है। A D का सबसेट है क्योंकि A का ईच एलिमेंट सेट D में बिलोंग्स करता है, बट सेट D का ईच एलिमेंट सेट A में बिलोंग नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेट D सेट A का सबसेट नहीं है। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी डज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आगे लिखा है, इसको तो लिखने का मेथड मैंने बता ही दिया। इफ़ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी वी राइट ए डज नॉट सबसेट बी, दैट इज ए इज सबसेट बी इफ़ ए इज़ बिलोंगिंग टू ए। क्या मैंने बताया अभी कि ए बी का सबसेट है, तो ए का एलिमेंट ए में भी रहेगा और ए का ये एलिमेंट बी में भी रहेगा। देखिए ए दोनों में है, तो ए इज़ बिलोंगिंग टू ए एंड ए इज़ बिलोंगिंग टू डी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखिए सी बिलोंगिंग टू ए, सी बिलोंगिंग टू डी। ठीक है, तो जब इसके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ए में डी में, तो ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट जो होता है अपने ही सेट का सबसेट होता है। ठीक है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो इम्पटी सेट होता है ना, नल सेट, वाइड सेट, ये अपने ही सेट का क्या होता है? सॉरी, ये किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी कि एम्पटी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। यहाँ पे क्या कहा गया? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है। 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देना है, ये जो वर्ड आ गया ना प्रॉपर सबसेट, ये क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर सबसेट का सुपर सेट आप नहीं समझ पाइएगा कि सुपर सेट क्या होता है। ठीक है ना? देखिए मैंने तो एग्जाम्पल तो दे दिया यहाँ पे, बट प्रॉपर सबसेट समझना ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि ए इक्वल टू ए बी सी और बी इक्वल टू हम लिख दें ए सी बी, तो हम तो ए का ईच एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर ही रहा है, तो हम तो बोल ही सकते हैं ना कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आप ये भी तो कर सकते हो कि सर बी का भी तो ईच एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसको भी तो बोल सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए, बोल ही सकते हैं। यानी कि ए बी का सबसेट है तो बी ए का भी सबसेट है, ये तो क्लियर है। बट प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है? प्रॉपर सबसेट का ये मतलब है कि सेट ए यदि ए बी सी है, ठीक है ना, ऐसे देख लेते हैं इसको। यदि सेट ए में हमने लिख दिया कि ए बी सी डी,
और दूसरा सेट बी ले लिया, ए बी सी डी ई। अब देखिए यहाँ ए का ईच एलिमेंट बी में है, बट बी में मिनिमम 1 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो जब इस तरह का सेट बन जाता है तो ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि बी में एक एलिमेंट, मिनिमम 1 एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। तो ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होता है। एक्चुअली प्रॉपर सबसेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए सबसेट अलग होता है, प्रॉपर सबसेट अलग होता है। प्रॉपर में एक एलिमेंट ज़्यादा होना ही होना है, मिनिमम, मैक्सिमम 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, बट एक एलिमेंट मिनिमम होना चाहिए एक्स्ट्रा ए से, ठीक है। और इस तरह से यदि एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं आप, मान लीजिए कि ये आपने हटा दिया, तो ए बी का सबसेट बनेगा तो बी ए का भी सबसेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि आप प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हैं ना तो उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा होगा। और जब कोई सेट किसी सेट का प्रॉपर सबसेट बनता है, उसी कंडीशन में बी ए का सुपर सेट हो जाता है। ऐसे घुमा देते हैं। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन बी इज ऑलवेज सुपर सेट ऑफ ए। ये क्लियर रखिएगा, ठीक है ना, कि जब प्रॉपर सबसेट बनता है उसी केस में सुपर सेट भी बनता है, ये सुपर सेट। कोई डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये कुछ है ऐसा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि किसी भी सेट में सबसेट कितने होते हैं। यस, किसी भी सेट में सबसेट कितने होते हैं ये देख लिया जाए। देखिए ए इक्वल टू 1 2 हमने लिख दिया। अब इसमें हमने क्या किया कि 1 ये एक सेट बन गया, हमने लिख दिया 2 ये भी एक सेट बन गया, ठीक है ना। हमने लिख दिया 1 2 और हमने लिख दिया 5, ठीक है ना। कह सकते हैं ना कि इस सेट का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो सेट बन रहा है ना अलग करली ब्रैकेट में लिख के, यह ए का सबसेट है, क्योंकि इसका एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इसमें क्या है, बी, ये भी एक सेट बन रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट क्या कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इसमें देखिए 1 2 जो यहाँ पे सेट है ना, इसके सभी एलिमेंट को हमने यहाँ पे रख लिया है, तो ये सभी एलिमेंट भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं। जब बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब कि ये भी इसका सबसेट है। और इम्पटी सेट जो होता है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो भी ऑलरेडी बिलोंग ही कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सबसेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसके 4 सबसेट बन गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने एलिमेंट हैं 2 to the power 2, तो हमको 4 सबसेट मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख दें कि a इक्वल टू ए बी सी और कहें कि इसका सबसेट आप लिखिए, तो a आपने लिख दिया, फिर आपने b लिख दिया, c लिख दिया, ए बी लिखा, बी सी लिखा, सी ए लिख दिया, ए बी सी लिख दिया और इम्पटी सेट लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने सबसेट बन गए, 8 सबसेट बन गए। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। तो जो पिछला एग्जाम्पल था 2 का पावर 2 था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 3 हो गए। 2 के पावर 3 लिखूं तो 8। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का पावर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में रहता है उतने ही उसके सबसेट मिलते हैं।
इस तरह से हमको एक क्या फार्मूला मिल गया कि किसी भी सेट में सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, तो आप फार्मूला याद रखिएगा 2 टू द पावर n। किसी सेट में यदि 10 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर 10। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्लास 9th में भी आप लोगों को इस तरह से बताया गया था। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट लगा के काउंटिंग ऐसे लिख दिया गया। द सेट ऑफ इंटीजर्स, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, नंबर लाइन पे 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस, नेगेटिव माइनस। द सेट ऑफ रेशनल नंबर को q से लिखा जाता है, और ऑल रियल नंबर दैट आर नॉट रेशनल t। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल। ठीक है, कि इंटरवल क्या होता है, तब तक आप नोट कर लें। थैंक यू।